गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको विदित है, हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं, आपने लास्ट वीडियो में देखा था किस प्रकार से शार्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसको हम लेके चल रहे हैं। और यहाँ हम इसको ये बैकग्राउंड को सेट कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। और यहाँ राइटिंग वाला भी हम मैनेज कर लेते हैं। अब हम कहाँ तक आ गए हैं, ये लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको जानकारी दी थी और ये आपका पेज आपके समक्ष है। और इस जानकारी के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया था। अब देखिए आप, ये यहाँ तक हम आ गए थे कि जो घबराई हुई सरकार थी, उन्होंने बिल्कुल इसका जवाब दिया और बड़े ही दमनात्मक तरीके से इसका जवाब दिया। जो शांति प्रिय, जो शांतिपूर्वक, जो सत्याग्रही, जो आंदोलन कर रहे थे, उन पर हमला किया गया। इसमें बच्चे भी शामिल है, बच्चों पर भी हमला किया गया, और महिलाओं पर हमला किया गया, उनको पीटा गया बुरी तरह से। और ऐसा कहा गया कि लगभग 1 लाख लोगों को जेलों में डाल दिया गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है वो मैं यहाँ पर आपको नोट कर दूँ, गांधी इरविन पैक्ट। अब भाई दोनों के लिए महाभारत हो गई भैया। महात्मा गांधी के लिए भी भाई आंदोलन चलाना बड़ा व्यापक हो गया, और लॉर्ड इरविन के लिए भी 1 लाख लोगों को जेलों में रखना, उनका खाना पीना जो भी है उनकी सुरक्षा करना बड़ी जिम्मेदारी हो गई। तो इन्होंने, लॉर्ड इरविन ने प्रस्ताव रखा, ये आपके समक्ष लिखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा इसको अंडरलाइन करके बता दूँ। महात्मा गांधी है, इन्होंने एक बार फिर इस मूवमेंट को वापस लेने का प्रयास किया कि भाई ठीक है, मैं ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, अब ये भाई बड़ा व्यापक हो गया, हिंसात्मक हो गया मामला, तो इसको वापस ले लेते हैं। और ये भाई लॉर्ड इरविन और इनके बीच मध्य में ये समझौता हुआ। और ये कब हुआ? 5 मार्च 1931। तो ये मामला हुआ 5 मार्च 1931। मैंने आपके समक्ष इसको लिख दिया है। तो ये आपके क्वेश्चन आते हैं भाई, गांधी इरविन पैक्ट है, ये कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। और दिस गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। द कांग्रेस हैड बॉयकॉटेड द फर्स्ट। अब इसमें देखो आप, अब इसमें इन्होंने भाई कंसेंट, एक शब्द आपके दे रखा है कंसेंट। तो कंसेंट का मतलब हो गया सहमति। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर ये सहमति दी कि भाई मैं जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसमें भाग लूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ये पहले भी हुई थी, जिसका क्या कांग्रेस ने विरोध किया था इसका। तो वो ये सेकंड है, ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये। तो सेकंड में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी ने हाँ कर दी भाई, कंसेंटेड। ये तो कोई आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा हिला के, फिर ये अदरवाइज कुछ मूवमेंट करेगा। और ये कब आयोजित होने वाली थी, ये देखिए आप, ये दिसंबर 1930 में आयोजित होने वाली थी। तो ये आपका जिक्र है यहाँ पर, ये दिसंबर 1931 में ये आयोजित होने वाली थी। कहाँ आयोजित होने वाली थी? ये लंदन में। कहाँ आयोजित होने वाली थी? ये लंदन के अंदर। ये देखो पूरी जानकारी यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर क्या है कि हाँ, गांधी जी नाराज़ हो गए यहाँ पर। गांधी जी, आपकी बुक में लिखा हुआ डिसअपॉइंटेड, आपकी बुक में ये लिखा हुआ है। अब गांधी जी नाराज़ हो गए। नाराज़ क्यों हो गए भाई? यहाँ पर महात्मा गांधी ये चाहते थे कि यदि आपको हिंदुओं से बात करनी है, यदि आपको हिंदुओं से बात करनी है तो सिर्फ मुझसे बात की जाए। लेकिन ये लोग क्या है कि साथ साथ में अम्बेडकर से भी बातचीत कर रहे थे। और क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये कहा कि मैं खुद दलित हूँ और दलितों से बिलोंग करता हूँ, तो आप हिंदुओं के अंदर वो दलित है, दलितों से संबंधित कोई बात करें तो मुझसे बात करें। इससे भाई ये नाराज़ हो गए और ये गांधी जी रिटर्न, वापस आ गए। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, ये वापस आ गए भाई, नाराज़ हो गए, वापस आ गए। अब इनके दिमाग में कोई और विचार तो आया नहीं भाई, ये वापस आ गए। आप लिखा हुआ देखो, बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन ए न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। यहाँ पर इनके सामने ये भी आया। यहाँ पर देखो, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इन्होंने एक नए प्रकार से, तो यहाँ पर मैं आपको नोट कर दूँ हिसाब से, ये हाँ कोशिश करता हूँ ये मेरे थोड़ा सा कंट्रोल में रहे।
तो इन इंडिया, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, इन इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट देखो साफ साफ लिखा हुआ है, हैड बिगन, आपकी बुक की लाइन है, हैड बिगन, यहाँ पर शुरू कर दिया था। उनको लगा कि भाई ये कुछ इलाज तो कुछ हुआ नहीं, कुछ समझौता तो हुआ नहीं। हैड बिगन ए न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन, ए न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन, लोगों को दमन करने का, लोगों पर दमनात्मक तरीका अपनाने के लिए उन्होंने नए नए कुछ चक्कर चलाने शुरू कर दिए भाई इन्होंने, कि भारतीयों को इतना मजबूर करो कि वह करे तो क्या करे, जो भी है। अब इसके अंदर आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि आपके गफ़ार खान है, गफ़ार खान और नेहरू जी को जेल में डाल दिया। एंड नेहरू जी आपकी बुक का ही पार्ट है, वर अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल, और इनको जेल में डाल दिया भाई, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। ये बड़े दो लीडर थे हिसाब से, अब करे तो क्या करे भाई, अब इनके पास, और कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, ये गैर कानूनी संस्था है, ILLEGAL, इलीगल। लो साहब, ये चीज़ें आपके सामने हुई है कि क्या हुआ। जैसे महात्मा गांधी वापस आए, उनको पता चला कि गफ़ार खान जो बड़े लीडर है फ्रंटियर प्रो, गांधी और नेहरू जी, इनको जेल में डाल दिया गया है, और कांग्रेस को भाई ये गैर कानूनी संगठन बना दिया गया है। अब मैं ज़रा इसको आपको ये पूरा समझा दिया भाई, एक बार रिपीट कर दूँ हिसाब से। ये इनका जो दिसंबर 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, लंदन महात्मा गांधी गए थे। गांधी जी बड़े नाराज़ हुए क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदुओं के से बात की जाए तो सिर्फ मुझसे बात की जाए, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर भी गए हुए थे। इनसे इनकी बहस हुई और इससे बड़े नाराज़ हुए क्योंकि अंग्रेज़ लोग इनको भी सुनना चाहते थे। अब गांधी जी वापस आ गए और इंडिया में आए तो इनको पता चला कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है भारत की, उन्होंने एक नए प्रकार से दमनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। गफ़ार खान को, नेहरू जी को जेल में डाल दिया है और कांग्रेस को गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया है। अब हम थोड़ा इसमें आगे चलते हैं, देखते हैं इसको। अब देखिए आपके समक्ष, तो इस प्रकार से आपने देखा कि अब क्या कि महात्मा गांधी ने वापस इसको शुरू किया। गांधी जी रीलॉन्च्ड, वापस शुरू किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसको वापस शुरू किया। फिर कब शुरू किया ये 1931 में शुरू किया वापस, और एक लास्ट कब तक चला ये 1934 तक चला, ये 1934 तक चला ये। तो ये जो समय काल है, ये समय काल रीलॉन्च, इसका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का रीलॉन्च है यहाँ पर पूरा देर का हिसाब से। फिर क्या हुआ, इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। अब भाई 1934 आते आते लोग भाई अपने काम में लग गए, और ये थोड़ी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, सही कर लेते हैं हम। मोमेंटम मतलब इसने अपना जो प्रवाह था, जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा था, उसको खो दिया। इट लॉस्ट, ये आई लिखा हुआ है, 1934 आते आते, और इस प्रकार से स्वतः ही ये बंद हो गया। अब ये तो आपका यहाँ तक का पूरा हो गया। यहाँ पर हम बात आपको देखेंगे 12 मार्च, इसको समरी कर लेते हैं एक बार, समरी इसकी पूरी, वो तारीखों की ज़्यादा समरी करना जरूरी है। ये शुरू कब हुआ, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ, ठीक है। कब तक चला ये आपको पता है, 5 मई 1931 तक चला, 1931 तक चला। उसके बाद में इसको 1931 में वापस शुरू किया गया, और ये 1934 में चला। 31 सही है क्या, मैं एक बार देख लूँ हिसाब से, नहीं 31
जानकारी नीचे आपके दे रखी है। इसको शुरू किया गया 1932 में, महात्मा गांधी में आने के बाद में 32 में इसको शुरू किया गया। हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, गलती इंसान से हो ही जाती है। तो 1932 से 1934 में इसको शुरू किया गया। हमने बुक से देख के क्लियर कर दिया इसको आपका। तो ये फर्स्ट राउंड हो गया इसका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, ये इसका सेकंड राउंड हो गया। ये जो है आपको ये थोड़ा इसको याद रखना पड़ेगा आपको। ये कब से कब तक चला पहले आपको बता दिया, 12 मार्च 1930 से 5 मई 1931। ये क्योंकि इनके बीच में समझौता हुआ था, ये आपके समक्ष है। ये आपको दे रखा है, हम ज़रा ऊपर देखते हैं हिसाब से। ये 5 मार्च है, ये 5 मार्च 1931। हाँ, मैंने मेरे से जो गलती हुई उसको करेक्ट कर लिया है। गलती को करेक्ट करना ही सबसे बड़ी बात होती है। तो ये आपको ये 5 मार्च 1931 दे रखा है। तो ये हमने इसको यहाँ से पूरा देख लिया है। अब हमारे सामने, मैं वापस इसको रिपीट कर दूँ, गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इसको 1932 से 34 में इसको लगातार जारी रखा। इसको सेकेंड राउंड समरी मैंने आपको बता दी, 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 और 1932 से 1934। अब हम इसको मिटाएंगे और इसको बड़े तौर पर लेंगे सामने आपके। चलो हम इसको देखते हैं। अब इसमें जो नया टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कई बार आपसे, हाउ पार्टिसिपेंट्स आर द मूवमेंट्स। तो ये आपका हाउ पार्टिसिपेंट्स आर द मूवमेंट। अब इस आंदोलन को, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को, ये जो आसपास के लोग थे किस प्रकार से इसको देख रहे थे, वो जो भाग लेने वाले लोग थे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पर 2 चीज़ आपके सामने यहाँ पर बता रखा है। एक तो जाट्स बता रखे हैं, जाट लोग इसको कैसे दे रहे थे। एक आपके इस बुक में दे रखा है पाटीदार। तो ये किस प्रकार से इसको देख रहे थे उसके मामले में। जाट उत्तर प्रदेश में ज़्यादा थे, तो ये यहाँ से, ये उत्तर प्रदेश से इनका हो रहा था, उत्तर प्रदेश से इसमें भाग ले रहे थे। और ये गुजरात के जो पाटीदार वो भी एक प्रकार से किसान लोग हैं। तो ये आपकी इस बुक का ये जो हिस्सा पार्ट इसमें, तो यहाँ पर ही बता रखा है कि ये लोग बड़े ही इनसे परेशान हो रहे थे। किस प्रकार से ये परेशान हो रहे थे, कारण क्या था इनका, ये देखो आप। तो फॉलिंग प्राइजेज, कारण क्या है, फॉलिंग प्राइजेज ऑफ सीरियल्स, जो भी आपका फॉलिंग प्राइजेज ऑफ wheat and अदर क्रॉप्स, ये जो मेरे सामने आया वो बता दें आपको। गेहूं की प्राइस, ये मेन चीज़ है आपकी जानकारी के तौर पे। अब हमारा नया टॉपिक जो शुरू हो रहा है, मैंने बीच में इसको थोड़ा शुरू भी कर दिया था, लेकिन क्या है कि लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा इसको मैं वापस शुरू कर देता हूँ। हाउ पार्टिसिपेंट्स saw the movement। यहाँ जो जानकारी है आपके समक्ष, ये जो जानकारी है ये 2 लोगों के बारे में है, 2 ग्रुप्स के बारे में, जाट्स और पाटीदार्स। ये 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। जाट की जो जानकारी है वो आपकी उत्तर प्रदेश वहाँ से ली गई, और ये जो पाटीदार है ये जानकारी आपकी इनसे गुजरात से ली गई। एक चीज़ मैंने उस वक्त पे आपको बताया था कि दे वर हार्ड हिट बाई फॉलिंग प्राइजेस, दे वर हार्ड हिट बाई फॉलिंग प्राइजेस ऑफ वीट। नॉर्मली हम वेट को लेंगे। अब क्या है कि जो अनाज जो उग रहा था, वीट भी है, और उसके अलावा इन्होंने कमर्शियल क्रॉप भी बता रखा है भाई,
मार्केट में बेचने के लिए भाई वो क्रॉप्स है। अब उनकी जो कीमतें थी वो गिर रही थी, तो ऊपर वाला मैं इसको ऊपर ले लूँ हिसाब से। तो यहाँ इनके बारे में हम जानकारी शेयर कर रहे हैं, जाट्स और पाटीदार्स के बारे में। जाट्स उत्तर प्रदेश से, पाटीदार गुजरात से है। ये बड़े वो हिट हुए भाई, इनको बड़ा नुकसान हुआ भाई। ये जो गेहूँ है और इनके जो कमल क्रॉप्स है उसे बड़े नुकसान हुए। तो ये क्या था, अब इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, इम्पॉसिबल टू पे द रेवेन्यू। दिक्कत क्या हुई भाई, इम्पॉसिबल टू पे द रेवेन्यू, टू पे द रेवेन्यू, रेवेन्यू को चुकाने में वो असमर्थ थे हिसाब से। अब वो क्या चाहते थे भाई हिसाब से, वो चाहते थे कि ये जो मोमेंट है यहाँ लिखा हुआ है, एंड द रिफ्यूजल ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लीड टू वाइड स्प्रेड रिसेटलमेंट। यहाँ पर आपके सामने दे रखा है भाई किस प्रकार से, एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लीड टू वाइड स्प्रेड रिसेटलमेंट। रिसेटलमेंट हो गया, नाराज़गी हो गई भी, और गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया कि हम ये जो आपको जो रेवेन्यू है उसकी डिमांड कम नहीं करेंगे हिसाब से। तब इन्होंने भाई क्या किया, इन्होंने उम्मीद की भाई हिसाब से, दीज रिच पीजेंट्स बिकेम इंथुजियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ सिम। तो ये तब ये बन गए सपोर्टर, बन गए किसके, फिर ये सपोर्टर्स बन गए भाई हिसाब से, ये सपोर्टर्स बन गए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के सपोर्टर बन गए। क्यों बन गए हिसाब से, ये चाहते थे, इनकी डिमांड ये थी टू रिड्यूस, क्यों बन गए भाई, टू रिड्यूस द लैंड रेवेन्यू। जो गवर्नमेंट उनसे जो रेवेन्यू ले रही है उसको कम करवाना चाहते थे वो हिसाब से वो। इसलिए उन्होंने क्या है कि ये देखो हिसाब से, ये साफ साफ लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज एंड एट टाइम फोर्सिंग रिलुक्टेंट मेंबर्स पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम्स। इन्होंने बॉयकॉट प्रोग्राम में भाग लिया क्योंकि ये जो हाई रेवेन्यू थी उसके खिलाफ ये जंग कर रहे थे, और इनको ये उम्मीद लगी कि जब ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में जब साथ होंगे तब महात्मा गांधी इनकी वो पुकार सुनेंगे और इसको रिवाइज किया जाएगा। बट दे वर डीपली disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised। अब देखो साफ साफ ये लिखा हुआ है कि उसमें जब 1931 में, देखता हूँ भाई नीचे जगह है क्या, हाँ नीचे जगह, तो ये आपको जानकारी है, ये 5 मार्च 1931 को ये आंदोलन कॉल्ड ऑफ वापस ले लिया गया था आंदोलन को। और इसमें यहाँ पर साफ कर रखा है कि भाई इसमें लैंड रेवेन्यू में कोई भी रिवाइज नहीं हुआ, साफ बता रखा है। इसलिए जब ये आंदोलन वापस शुरू हुआ तो इन्होंने इसमें भाग लेने से मना कर दिया, रिफ्यूज्ड। तो यहाँ पर मैं आपको लिखा दूँ, रिफ्यूज्ड टू सपोर्ट CDM इन 1932। 1932 में जब ये वापस शुरू हुआ तब इसको सपोर्ट करने से इन्होंने मना कर दिया। ये जो सारे थे वो तो वही नहीं हिसाब से, इसलिए इसको मना कर दिया पूरे हिसाब से। ये आपके समक्ष ये पूरा दे रखा आपको, तो ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये लो, जो इसको साफ किया इसको, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ जानकारी भी आपको यहाँ पर दे रखी है कि भाई चलो ठीक है, ये तो बड़े लोग थे, बड़े जानकार थे, तो लेकिन गरीब लोगों ने जो ज़मीन को किराए पर लेकर जोतने वाले, जिनको टेनेंट्स बोलते हैं, उनके बारे में क्या हुआ हिसाब से। तो ये पुअर पीजेंट्स हैं, देखो भाई, द पुअर पीजेंट वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लॉवरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड। जबकि गरीब जो किसान लोग थे वो इसको रेवेन्यू डिमांड को कम नहीं करना नहीं चाहते थे। इनमें बहुत से टेनेंट्स थे भाई, खेत किराए पर लेके जोतने वाले थे, और कुछ लोगों ने ज़मींदारों से ज़मीन किराए पर ले रखी थी। अब ये डिप्रेशन चारों तरफ फैला भाई, आर्थिक महामंदी लगातार फैली, इनकी इनकम ऊपर नीचे हुई, तो इनके सामने बड़ी दिक्कत आ गई भाई, किस प्रकार से हम हमारा किराया चुका पाएंगे। और भाई ये लैंडलॉर्ड भी वो चाहते थे कि भाई हमारा किराया चुकाओ हिसाब से। इसलिए इन्होंने कुछ ऐसे रेडिकल मूवमेंट्स में भाग लेना शुरू कर दिया। रेडिकल मूवमेंट्स हम उनको बोलेंगे जो तुरंत जो रिजल्ट देते हैं। अब ऐसे मूवमेंट्स को किन्होंने लीड किया, सोशल एंड कम्युनिस्ट लोगों ने लीड किया यहाँ पर देखो आप। तो ये जो पुअर पीजेंट्स हैं, और इसके अलावा प्लस जो आपको दे रखा है यहाँ पे टेनेंट्स भी दे रखा है आपको, जो टेनेंट्स है इनका भी दे रखा है हिसाब से। तो इन्होंने भाई
ये रेडिकल मूवमेंट में भाग लिया इन्होंने हिसाब से, ये चाहते थे भाई कुछ हो हिसाब से। और इस रेडिकल मूवमेंट को लीड किसने किया? लीड तो यहाँ पर बता रखा आपकी सोशलिस्ट, आपकी भाई बुक का ही हिस्सा है, मैं कोई अलग से थोड़ी ले रहा हूँ हिसाब से। सोशलिस्ट आपके सामने प्लस कम्युनिस्ट कॉमरेड लोग भाई, तो इन्होंने इसको आगे किया हिसाब से। ये आगे हिसाब से कांग्रेस, अब कांग्रेस है वाज अनविलिंग। देखो इसको मैं आपको बताना पड़ेगा, कांग्रेस इनका सपोर्ट नहीं करना चाहते थे कि यदि इनका सपोर्ट कर दिया तो भाई बड़े बड़े जमींदार लोग हमारे साथ कैसे आएंगे। कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट these people due to support of landlords to Congress party in economic sector लो साहब, आर्थिक तौर पर भाई ये सहयोग हो रहे थे पार्टी को हिसाब से, इन इकोनॉमिक सेक्टर और प्रोवाइड मनी। लो भाई प्रोवाइड मनी, भाई ये दे रहे चंदा वगैरह, भाई ये दे रहे, और कोई और थोड़ी देगा कोई हिसाब से। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी इनकी, भैया कांग्रेस वाले भाई सपोर्ट कैसे करें इनको भाई। ये जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े प्रोग्राम चलते हैं वो इन्हीं धनाढ़ लोगों के, जमींदारों के माध्यम से इनके द्वारा चंदा दिए जाने के आधार पर ही चलते हैं हिसाब से। और ये लोग इनसे लेते हैं, ये जो बेचारे गरीब आदमी इनसे भाई ये इनसे वो ऐडते हैं इनसे। तो ये सारी दिक्कत आई हिसाब से। अब देखिए आगे वाला पेज, यहाँ कुछ जानकारी है आपके समक्ष इकोनॉमिकली। नॉर्मली यहाँ से छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मेन जो छोटे क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ मेरा फोकस रहेगा। तो यहाँ देखिए आप, तो भाई अब लोगों ने अपना मूवमेंट करना शुरू कर दिया। तो सबसे बड़ा जो जानकारी यहाँ पर आती है फिक्की 1927, भारत के लोगों ने भी अपना एक फेडरेशन बनाया। तो मैं मेन चीज़ बता देता हूँ। एक आपका है, इसको आप अंडरलाइन करना है, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920, ये हुआ। और कुछ बड़े उद्योगपति है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास है, और ये घनश्याम दास बिरला, यहाँ पर लिखा हुआ है JD बिरला हिसाब से। तो ये भाई पहले शुरू में इन हिसाब से इंडस्ट्रियलिस्ट, तो आप ये देख लो भाई इंडस्ट्रियलिस्ट, सपोर्ट CDM, इसको सपोर्ट कैसे किया वो आपके सामने रखा है। तो इस सपोर्ट के अंदर इन्होंने क्या क्या बनाया हिसाब से इनमें, तो पहले तो इंडियन इंडस्ट्रियल, तो सबसे पहले इन्होंने जो बनाया वो आपके इंडियन इंडस्ट्रियल, भाई ये एक ग्रुप एक साथ हो रहे हैं भाई, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक साथ हो रहे हैं भाई ये, ताकि क्या है कि हम इनका मुकाबला कर सकें। एक अकेला आदमी मुकाबला नहीं कर सकता। कमर्शियल कांग्रेस, लो साहब ये तो आपकी पहली जानकारी है आपके सामने, ये 1920 की है। ये आपका बुक का ही पार्ट में अलग से नहीं लिखा है, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस है। तो ये आपको जानकारी दे दी आपको। अब देखिए आप इसको, ये पहला हो गया आपके समक्ष। और इसके अंदर दूसरा फिक्की, तो फिक्की का आपका देर का फेडरेशन ऑफ इंडियन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये जो मेन चीज़ है वो हमने आपको बता दी यहाँ से। ये तो ये 1927 में बना था, कई बार आपका ये क्वेश्चन आ जाता है। और इसको शॉर्ट बोलते हैं फिक्की, FICCI, ये इसका शॉर्ट है भाई। मैं फिर बता दूं आपको, ये दो संगठन उस वक्त बने थे, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में बना था, ये आपके समक्ष है ये। और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री है, जिसको भाई
और सी और आई, ये फिक्की हो गया। इसको भाई हिंदी में इसको आप भाई कभी भी अखबार में देखोगे फिक्की के नाम से इसका नाम आता है हिसाब से। तो दो बड़े वो उद्योगपति है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास है, इन्होंने भाई सपोर्ट किया, बहुत अच्छा सपोर्ट किया फर्स्ट टाइम में। सेकेंड राउंड में इन्होंने इतना सपोर्ट नहीं किया हिसाब से। देखो आपकी बुक में साफ साफ लिखा, मैं माँ की वजह यही समझा दूँ आपको। दे वर अप्रहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़। उन्हें आर्मी और पुलिस वालों की गतिविधि मार्केट में बढ़ने जाने की वजह से इनको चिंता थी, और ये चिंतित थे लंबे समय के लिए कि आगे जाके भाई ये बिज़नेस में, हमारे बिज़नेस में प्रभाव पड़ेगा। और इसलिए ये समाज और जो नए जो युवा थे लीडर कांग्रेस के, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, वो समाजवाद को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे। तो व्यापारियों को इसका भी डर लग रहा था हिसाब से। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी यहाँ तक। और ये कुछ तारीख है, इस तारीख की बजाय एक डाटा हो रहा है वो हमने बीच में छोड़ दिया। यहाँ देखिए आप हिसाब से, यहाँ से कई बार आपके क्वेश्चन आ जाता है, और ये मुझे यहाँ लिखना ज़रूरी है। ये तो भाई मैंने आपको समझा दिया आपको। देखिए आप, ये जानकारी के तौर पर आप सिर्फ HSRA आपके समय, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, देखो आप, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। एक तो भाई इसकी फुल फॉर्म है, आपसे पूछ ली जाती है। ये 1928 के अंदर इसका गठन हुआ। तो ये जानकारी डाटा है देखिए हिसाब से। और यहाँ पर इसके अलावा भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू ए बम, ये जानकारी भी कई बार आपसे पूछ ली जाती है कि कब हुआ, ये घटना कब घटी हिसाब से। तो ये जानकारी भी आपसे, एक जानकारी मैंने आपको बता दी, इसका वो फुल फॉर्म बता दिया आपको। भगत सिंह की उम्र कब कितनी थी जब उनको फांसी में लटकाया गया, तीसरी। तो पहली जानकारी आपकी ये है, दूसरी जानकारी आपकी ये है, तीसरी जानकारी यहाँ से आपकी ये है। ये तीन जानकारी है। तो तीनों जानकारी में आपको धीरे धीरे हमें, तो ये तो पहली जानकारी आपके समक्ष है, दूसरी जानकारी मैं आपको बता दूँ हिसाब से। ये 1929 1929 की बात है। हाँ, भगत सिंह थ्रू ए बम को फेंका था इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। लिखने की आदत भाई लगातार डाले भैया आप। मैं बहुत समय तक लिख नहीं पाया था, ये तभी मेरी राइटिंग बच्चों जैसी है। तो दूसरी जानकारी आपकी हो गई कि भगत सिंह की उम्र कब कितनी थी जब उनको फांसी लटका। भगत सिंह वाज 23। तो ये मैं आपको नोट करा दूं, भगत सिंह, ये तीन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। वाज 23 when he was tried, जब उस पर केस चला, एंड एग्जीक्यूटेड, फांसी पे लटका दिया गया, एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। लो साहब, आज के वीडियो का मैटर पूरा क्लियर हो गया है। रिपीट कर दूँ हिसाब से मैं यहाँ पे जो जानकारी है। हाँ, एक जानकारी और है भाई, इंकलाब ये जिंदाबाद का नारा किसने, ये तो हाँ, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये नारा क्या भगत सिंह से लोग जोड़ के देखते हैं हिसाब से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह से जोड़ के देखते हैं। मुझे जो जानकारी मैंने शेयर कर दी आपके सामने, तो ये चीज़ है आपके समक्ष, इंकलाब जिंदाबाद। ये चार चीज़ें, चौथा आपका ये हो गया। मैं रिपीट कर दूँ, HSRA का फुल फॉर्म हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, 1928 की बात है, तभी इसका गठन हुआ। इंडिया से बाहर हुआ ये, मीटिंग इसकी इंडिया में रखी गई। इसकी मीटिंग तो इंडिया में रखी गई थी, लेकिन ऐसे सुनने में आ रहा है कि भाई बाहर की तरफ इनकी सोच थी कि बाहर से इसको हम टारगेट करें
जहाँ तक मुझे जानकारी है 1929 में भगत सिंह ने बम फेंका लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो आज की पार्लियामेंट। भगत सिंह 23 उम्र के थे, 23 साल के थे जब इनको उन पर केस चला, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। और लास्ट वाली जानकारी, इनकलाब जिंदाबाद है, ये भगत सिंह के द्वारा ये नारा दिया गया था, जैसी मुझे जानकारी है। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे इन टॉपिक पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आप आर.के. जोयासर चैनल को इसी प्रकार से लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और मुझे आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय श्री राम।